नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। जी। एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों तक फैले प्रेम, एक अधूरे वादे और हाँ, पुनर्जन्म के रहस्यमयी धागों से बुनी है। बिल्कुल, हमारे पास जो स्रोत है अधूरा वादा, वो हमें राजस्थान के गांव कैलाशपुर ले जाता है। हाँ, और ये कहानी दशकों के फासले को पार करती है, दिखाती है कि कैसे एक वादा वो समय और शायद मौत को भी लांघ सकता है। सही कहा, ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। स्रोत के हिसाब से देखें तो ये नीति, स्मृति और आत्मा के सफर की भी कहानी है। तो आज हम इसी कहानी के किरदारों, इसकी अहम घटनाओं और इसके पीछे छिपे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, परत दर परत। और कहानी का दिल, जैसा मैंने कहा, एक वादा है। अगर ये जन्म अधूरा रह जाए तो अगले जन्म में भी एक दूसरे को ढूंढेंगे। इसी वादे के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर, देखते हैं कहाँ पहुंचते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत होती है कैलाशपुर से, कई साल पहले। हाँ, मतलब उसकी अच्छाई की चर्चा पूरे गांव में थी। और उसी गांव में थी संध्या। खूबसूरत तो थी ही, गोरा रंग, बड़ी आंखें, घने बाल, जैसा विवरण है, लेकिन साथ ही पढ़ी लिखी, संस्कारी और नर्म दिल भी। एक तरह से सुंदरता और शालीनता का मेल। जी। और इन दोनों की पहली मुलाकात हुई गांव के मेले में। अच्छा। हाँ, और कहते हैं ना, पहली नजर का प्यार। बस वैसा ही कुछ हुआ। धीरे धीरे ये खिंचाव गहरे प्यार में बदल गया होगा। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा प्यार जिसमें उन्होंने भविष्य के सपने देखे, साथ जीने के। ये प्यार जो था ना, इसकी सादगी बड़ी गहरी थी। मतलब स्रोत इसे किसी दिखावटी या जुनूनी प्यार की तरह नहीं दिखाता। सही। ये एक शांत, ठहरा हुआ, बड़ा नेचुरल सा कनेक्शन था। और शायद इसी सहजता में, इसी गहराई में वो पलाया जब उन्होंने वो वादा किया। हाँ, वो वादा जो कहानी का केंद्र है। अगर ये जन्म अधूरा रह जाए तो अगले जन्म में भी एक दूसरे को ढूंढेंगे। सुनने में तो बहुत रोमांटिक लगता है ना। है तो रोमांटिक, लेकिन क्या ये सिर्फ इमोशंस का बहाव था? मुझे लगता है यहाँ रुकना चाहिए। स्रोत के हिसाब से देखें तो ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये उनके प्यार की पीक है। वो शरीर से आगे जाकर आत्मा के लेवल पे जुड़ने की बात कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, और देखिए, भारतीय सोच में, लोक कथाओं में आत्मा की अमरता, जन्म जन्मांतर के रिश्ते, ये सब बहुत गहरा है। हाँ, ये बात तो है। तो ये वादा उसी जमीन से निकला लगता है। इसमें एक संकल्प है, एक तरह से किस्मत को चुनौती देने जैसा भाव भी, और अनजाने में ही ये आगे क्या होने वाला है उसका इशारा भी देता है। फोरशैडोइंग जिसे कहते हैं। और किस्मत ने या नियति ने अपना खेल दिखाया भी। एक दिन राजवीर खेतों में काम कर रहा था। अचानक मौसम बिगड़ा, भयंकर तूफान आया। ओह। और आसमान से बिजली कड़की और वो सीधा राजवीर पे गिरी। वो वहीं खत्म हो गया। जब तक कोई मदद पहुंचती, देर हो चुकी थी। ये कहानी का पहला बड़ा दुखद मोड़ है। एक झटके में सब कुछ, सपने, वादे, सब टूटते हुए दिखते हैं। हाँ, प्रेम कहानी अचानक त्रासदी बन गई। और संध्या का क्या हुआ? संध्या पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। खबर सुनी तो वो होश खो बैठी, भागी खेतों की तरफ। वहां राजवीर का बेजान शरीर पड़ा था। कहानी कहती है कि उसने राजवीर का सर गोद में रखा और बस रोती रही, फूट फूट कर। बहुत मुश्किल पल रहा होगा। फिर उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और एक तरह की प्रतिज्ञा ली, पुकार लगाई, अगर सच्चा प्रेम अमर होता है तो हम फिर मिलेंगे, किसी और जन्म में, किसी और रूप में। ये सिर्फ दुख का रोना नहीं है, ये एक विश्वास की घोषणा है, अटूट विश्वास। बिल्कुल। संध्या की ये बात उसके प्यार की ताकत दिखाती है। वो मानने को तैयार नहीं कि मौत उनके रिश्ते को खत्म कर सकती है। ये उसी वादे को दोहराने जैसा है, पर अब और ज्यादा मजबूती से। लेकिन दुख यहीं नहीं रुका। इस हादसे के कुछ महीने बाद ही संध्या भी बीमार पड़ गई। ओह। और वो भी चल बसी। गांव वाले यही मानते थे, जैसा स्रोत बताता है, कि वो राजवीर के जाने का सदमा सहन नहीं पाई। उसी के गम में उसने भी जान दे दी। उनका ये अंत बहुत दुखद है, पर ये उनके बंधन की गहराई को भी दिखाता है। हाँ। लोक कथाओं में अक्सर होता है ऐसा कि प्रेमी एक दूसरे के बिना जी नहीं पाते, पर यहाँ उनकी मौत कहानी का अंत नहीं है। सही। बल्कि उस वादे के वजह से एक नए चैप्टर की शुरुआत की तैयारी है। उनका प्यार, उनका वादा, जैसे कोई बीज हो जो जमीन में चला गया, सही वक्त पर फिर से उगने के लिए। एक पीढ़ी का अंत और एक लंबे इंतजार की शुरुआत। बिल्कुल। और वक्त का पहिया घूमता रहा। 50 साल बीत गए। 50 साल? एक लंबा वक्त। हाँ, बहुत लंबा। और इन 50 सालों में कैलाशपुर गांव भी बदल गया। कच्ची गलियां पक्की हो गईं,
थोड़ी मॉडर्न चीजें आ गईं। लेकिन क्या सब कुछ बदल गया? कहानी कहती है शायद नहीं। अच्छा। इसी बदिये कैलाशपुर में अब एक नई पीढ़ी है और उनमें एक लड़की है रिया। रिया के साथ बचपन से कुछ अजीब होता है। उसे एक सपना बार बार आता है। सपना? कैसा सपना? मतलब कोई बुरा सपना या कुछ और? ये सपना बड़ा अजीब है। वो खुद को किसी पुराने से गांव में देखती है, शायद वही पुराना कैलाशपुर। हाँ। वहां वो एक नौजवान के साथ है, हंस खेल रही है, खेतों में फूल तोड़ रही है, दोनों बहुत खुश हैं। ठीक है। फिर अचानक बिजली कड़कती है, वो नौजवान गिर जाता है, मर जाता है और रिया चीखते हुए जाग जाती है। ओह। हर बार यही सपना। हाँ। उसके माँ बाप सोचते थे कि शायद बचपन का कोई डर है, कोई वहम है, ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये दिलचस्प है। कहानी यहाँ पुनर्जन्म की यादों को सीधे सीधे नहीं दिखा रही, सपनों के जरिए ला रही है। हाँ, ये जैसे अवचेतन मन का कोई सिग्नल हो, पिछली जिंदगी का कोई अधूरा अनुभव या गहरा सदमा। अक्सर हम ऐसी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, पर कहानी इसे एक इम्पोर्टेंट क्लू बना रही है। कहानी आगे बढ़ती है। रिया अब 23 साल की है। गांव में एक नए इंजीनियर आता है किसी प्रोजेक्ट के लिए। नाम है अर्जुन। जब रिया पहली बार अर्जुन से मिलती है, उसे एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है, एक अपनापन सा, जैसे वो उसे जानती हो पहले से, पर कब, कहाँ, ये समझ नहीं आता। ये जो पहचान वाली फीलिंग होती है ना, जिसे कभी कभी डेजा वू कह देते हैं। हाँ। कहानी के लिए सिर्फ संयोग नहीं है, श्रोत इसे पिछले जन्म के कनेक्शन के फिर से जागने का पहला सिग्नल बता रहा है। ये दिखाता है कि आत्मा के लेवल पर शायद कुछ कनेक्शंस बाकी रह जाते हैं, जो सही वक्त पर सामने आ जाते हैं। रिया और अर्जुन की बातचीत धीरे धीरे बढ़ती है, वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक दिन वो ऐसी गांव के पास खेतों की तरफ घूम रहे होते हैं, तभी अर्जुन अचानक रुक जाता है और कहता है, अजीब बात है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, शायद किसी और जन्म में। अरे ये तो बहुत बहुत अहम मोमेंट है। अनजाने में ही सही, अर्जुन ने उस दरवाजे पर दस्तक दे दी है जिसके पीछे 50 साल पुराना राज है। हाँ, और ये कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं लग रही थी, जैसे उसे सच में ऐसा महसूस हो रहा हो। और रिया की क्या प्रतिक्रिया हुई? अर्जुन की ये बात सुनकर रिया की तो जैसे रोंगटे खड़े हो गए, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। जाहिर है। उसने हिम्मत करके कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या तुम्हें कभी कोई सपना आता है जिसमें बिजली गिरती है और एक लड़की रो रही होती है? और अर्जुन का जवाब? उसने कहानी को पूरी तरह बदल दिया होगा। बिल्कुल। अर्जुन हैरान रह गया। उसने रिया को ध्यान से देखा और कहा, हाँ, अरे हाँ, बिल्कुल, यही सपना मुझे बचपन से आता रहा है। वो रोती हुई लड़की, वो मैं। ओह। उसकी बात अधूरी रह गई। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब वो समझ गए? हाँ। स्रोत कहता है, उस एक पल में बिना कुछ कहे वो दोनों समझ गए। वो राजवीर और संध्या का ही पुनर्जन्म है। उनका अधूरा वादा उन्हें 50 साल बाद फिर एक दूसरे के सामने ले आया था। तो ये पहचान का क्षण, ये बहुत पावरफुल है। कहानी ने कितनी खूबसूरती से उन साजे सपनों और एहसासों को एक पुल की तरह इस्तेमाल किया है। सही कहा। पिछले जन्म के टूटे धागों को जोड़ने के लिए। ये लॉजिक से परे है, ये आत्मा की पहचान का पल है। ये सब याददाश्त का लौटना नहीं है, बल्कि दो आत्माओं का एक दूसरे को फिर से पहचानना है। हाँ, जैसा स्रोत दिखा रहा है। यहाँ संयोग को नियति के एक बड़े प्लान का हिस्सा दिखाया गया और है। इस खुलासे के बाद उनके रिश्ते को एक नई मंजिल मिली। हाँ बिल्कुल, पुनर्मिलन और उस अधूरे वादे के पूरे होने की तरफ कहानी बढ़ती है। कुछ ही महीनों में उनके परिवार वाले भी मान गए। उनकी शादी तय हो गई। अच्छा। शादी वाले दिन जब रिया मंडप में बैठी थी, तो उसे अपने आसपास एक अजीब सी शांति महसूस हुई, एक सुकून, जैसे बरसों की कोई अधूरी खोज आज पूरी हो रही हो। उसे लगा जैसे वो वादा जो कभी राजवीर और संध्या ने किया था, वो आज पूरा होने जा रहा है। ये उसी वादे की गूंज है, 50 साल पहले जो किया गया था। ये एहसास कहानी के साइक्लिक नेचर को दिखाता है। जहां अंत हुआ था, वहीं से नई शुरुआत हो रही है, लेकिन इस बार पूरा होने के लिए। शादी की रस्में हुई, 7 फेरे हुए। फेरों के वक्त रिया ने धीरे से अर्जुन का हाथ थामा और उसकी आंखों में देखकर कहा, देखा, मैंने कहा था ना, अगर ये जन्म अधूरा रहेगा तो अगले जन्म में मिलेंगे। और अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन मुस्कुराया। कहानी कहती है, उसकी आंखों में खास चमक थी, शायद वही पुरानी राजवीर वाली चमक। उसकी मुस्कान में एक स्वीकृति थी, जैसे वो भी उस पल की सच्चाई को पूरी तरह महसूस कर रहा हो। तो यहाँ आकर कहानी अपने मुकाम पर पहुंचती है। हाँ। दशकों पहले किया गया एक मासूम वादा एक जन्म की त्रासदी के बाद दूसरे जन्म में पूरा होता है। ये जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का एक बहुत इमोशनल चित्रण है।
जो अधूरा रह गया था उसे पूरा होने का मौका मिला। बिल्कुल। ये दिखाता है कि प्यार की ताकत शायद समय और हालात से भी ज्यादा मजबूत हो सकती है। कम से कम इस कहानी के अनुसार तो यही लगता है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आता है, मतलब स्रोत क्या कहना चाहता है? हाँ, स्रोत कुछ बातें साफ कहता है। पहला, कि सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, वो अमर है। दूसरा, कि शरीर बदल सकता है, खत्म हो सकता है, पर आत्मा का रिश्ता वो जन्मों तक चल सकता है। और तीसरा ये कि शायद कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि उन्हें वक्त या मौत भी अलग नहीं कर पाते, जैसे वो पहले से ही तय हों। डेस्टिनी। ये सारे विषय, शाश्वत प्रेम, नियति, पुनर्जन्म, ये हमारी संस्कृति में, हमारे सोचने के तरीके में बहुत गहरे बसे हुए हैं। बिल्कुल। और ऐसी कहानियां हमें इतनी पसंद क्यों आती हैं? शायद इसलिए कि ये हमें उम्मीद देती हैं। उम्मीद किस तरह की? उम्मीद की प्रेम मौत से परे है। उम्मीद की हमारे जीवन के जो खास रिश्ते हैं वो महज इत्तेफाक नहीं हैं, बल्कि किसी बड़ी अनदेखी योजना का हिस्सा हो सकते हैं। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। ये कहानियां जीवन की अनिश्चितताओं के बीच एक तरह का मतलब, एक ठहराव देती हैं। ये उन आहा मोमेंट से जुड़ता है जब हमें लगता है कि जीवन में कुछ पैटर्न है, कुछ ऐसा है जो सिर्फ ऊपरी सच्चाई से ज्यादा गहरा है। आपने बहुत अच्छे से समझाया। तो संक्षेप में कहें तो हमने राजवीर और संध्या के दुख भरे प्यार और उनके अधूरे वादे से शुरुआत की जी। उनकी दुखद मौत देखी, फिर 50 साल का गैप, और उसके बाद रिया और अर्जुन के रूप में उनका पुनर्जन्म, उनकी पहचान और आखिर में उनका मिलना और वादे का पूरा होना। बिल्कुल, पूरी यात्रा हमने देखी। हाँ। और ये कहानी ना एक विचार छोड़ जाती है हमारे लिए, जो स्रोत में सीधे सीधे नहीं कहा गया पर उसकी आत्मा से निकलता है। कैसा विचार? हम अपनी जिंदगी में कितने लोगों से मिलते हैं, कुछ रिश्ते बहुत गहरे बन जाते हैं, कुछ मुलाकातें यादगार होती हैं। क्या ये सब सिर्फ चांस की बात है, इत्तेफाक है? या जैसा ये कहानी इशारा करती है, क्या हमारे जीवन किसी अनदेखे धागे से जुड़े हैं जो शायद जन्मों तक फैले हैं? ये तो बहुत गहरा सवाल है। हाँ, और ये कहानी हमें अपनी पहचान के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम सिर्फ ये शरीर हैं, इस जीवन की यादें हैं, या हमारा होना, हमारा वजूद इससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है? सचमुच ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारे श्रोता यकीनन सोच सकते हैं अपने अपने तरीके से। जी। खैर, आज अधूरा वादा की इस कहानी के विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है इस बातचीत से सोचने के लिए कुछ नए पहलू मिले होंगे। अब हमें इजाजत दें। नमस्कार। नमस्कार।